बड़े अभ्यास चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सीखेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, इसे बनाने से हमें क्या लाभ होते हैं, ठीक है। और आज बहुत ही शुभ दिन है और इस शुभ दिन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज की तारीख है 8 अक्टूबर और आज दुर्गा पूजा का दूसरा अध्याय है, आज दूसरा पद है, ठीक है। तो सभी को दुर्गा पूजा का शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जिन बच्चों को कोई डाउट होगा या किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए लेट्स बिगिन। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जैसा कि नाम है चैप्टर का, ये एक स्टेटमेंट है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा या किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि जो हमने अपने बैंक में ट्रांजैक्शंस जो हमने अपने बैंक के साथ में किया है, जैसे हमने अगर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया तो एज अ बिजनेसमैन मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा। और जैसा कि हम लोग जर्नल आगे पहले हम लोग सीख चुके हैं, तो जर्नल आप सभी बच्चे अगर इसकी पास कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जर्नल एंट्री पास करके हमें बताएंगे। जैसा कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम लोग अकाउंट ओपन करवाते हैं किसी भी बैंक, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक, किसी भी बैंक में जब हम लोग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो सबसे पहले एक अमाउंट हमें जाकर बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है अलॉन्ग विद द फॉर्म एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द बैंक, ठीक है। तो सपोज करिए कि हम लोगों ने अपना अकाउंट ओपन करवाया, तो क्या होगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक टू ओपन अ अकाउंट, टू ओपन अ अकाउंट इन एसबीआई, यानी एसबीआई कंपनी में, एसबीआई बैंक में हमने पैसे जमा करवाया है। क्यों? क्योंकि एसबीआई में हम अपना एक अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है। तो अब मैं एज अ बिजनेसमैन एक इंडिविजुअल हूँ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ बिजनेसमैन एक कंपनी है, कॉर्पोरेट है। तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री को रिकॉर्ड करूंगा अपने कंटेक्स्ट में, यानी मेरे संदर्भ में मैं जैसे उसे सोचूंगा कि मेरे बुक्स में क्या हो रहा है, मैंने पैसा जब जमा करवाया तो मेरे पास से पैसा क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। और पैसा अगर मेरे पास से गोज आउट हो रहा है तो किसके पास जा रहा है, वो बैंक के पास में जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो अगर मैंने पैसा जमा करवाया तो मैं अपने बुक्स में एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट जो भी हो से 100 रुपीज। आज 100 रुपीज में तो कहीं अकाउंट खुलता नहीं है, बट समझने के लिए हम लोग 100 रुपए से मान रहे कि हमने अकाउंट खुलवाया। हाँ, हो सकता है जनधन अकाउंट हो, प्रधानमंत्री योजना है, क्योंकि उसमें तो अमाउंट 0 से भी अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। तो हमने अकाउंट ओपन करवाया और ये हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सेम ट्रांजैक्शन का एंट्री बैंक वाले भी अपने बुक्स में करेंगे और बैंक वाला अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, सोच कर देखिए या मेरे साथ सोचिए। मैंने कैश दिया, किसको दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। क्यों दिया, उसको मैंने बोला कि मेरे नाम से एक अकाउंट खोल दो और मैं जो पैसे आपको जमा दे रहा हूँ, आपके पास रख रहा हूँ, वो मेरे अकाउंट में आप डिपॉजिट करो। तो बैंक वाले के पास आप अब सोचो, बैंक के नजरिए से अब देखना कि बैंक के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। तो बैंक के पास कैश आ रहा है, दैट मींस बैंक क्या करेगा, कैश को डेबिट करेगा, ठीक है। तो सेम ट्रांजैक्शन जिसे मैंने बैंक को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया, यही ट्रांजैक्शन बैंक वाले अपने बुक्स में एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ बैंक। कैश अकाउंट को वो डेबिट करेगा क्योंकि उसके पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, कंज्यूम हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। और जो उसे कैश दे रहा है, जैसे मैंने अकाउंट ओपन करवाया तो मैं उसे कैश दे रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर मैं कैश रखूंगा मेरा तो वो सेफ एंड सिक्योर रहेगा और
प्लस उस पे मुझे कुछ इंटरेस्ट भी अर्न होगा। सेविंग में भी इंटरेस्ट मिलता है 2 या 3%, ठीक है, कम मिलता है लेकिन मिलता है। और अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करना है तो उसके लिए हम लोग BSNL बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे, जब बैंकिंग चैप्टर पढ़ाएंगे कि कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, तो उसके बारे में डिटेल्स आपको BST वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कैश अकाउंट वो अपने बुक्स में डेबिट करेगा और मैंने दिया है बैंक को तो वो मेरे अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। टू मैंने अपने इंस्टीट्यूट के नाम से अकाउंट खोला है, टू आओ करे अभ्यास, या चलिए आओ करे अभ्यास के नाम से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मान लीजिए मेरा नाम प्रकाश गुप्ता है तो टू प्रकाश गुप्ता अकाउंट। ये प्रकाश गुप्ता को क्रेडिट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको प्रकाश गुप्ता ने पैसा दिया है रखने के लिए, और प्रकाश गुप्ता जब चाहता है जब चाहेगा बैंक से जाकर पैसे विड्रॉ कर सकता है। तो बैंक वाले के लिए ये कैश जो आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, उसने कैश को जो डेबिट किया है वो कैश बैंक वाले के लिए एक लायबिलिटी है, किसके प्रति, प्रकाश गुप्ता के प्रति। इसलिए बैंक वाले ने प्रकाश गुप्ता को क्या किया, क्रेडिट किया। तो बैंक वाला ट्रांजैक्शन का क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश गुप्ता। इसी प्रकार से सपोज करो कि मैंने किसी को पेमेंट किया, मैंने किसी को चेक से पेमेंट किया, तो मैं जब पेमेंट करूंगा तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करूंगा, जिसको पेमेंट किया उसके अकाउंट को डेबिट करूंगा। जैसे सपोज करिए मैंने गौरव को पेमेंट किया, गौरव एक बंदा है जो हमारे वीडियोस को शूट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनको भी। आप लोग सारे व्यूअर्स अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो गौरव को भी धन्यवाद दीजिएगा। हाँ, तो गौरव को मान लीजिए हमने पेमेंट किया, तो गौरव क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा। गौरव क्या हो जाएगा, रिसीवर। तो गौरव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैं उसे चेक दे रहा हूं तो गौरव अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसे मैंने 50 रुपए पेमेंट किया। अब दो बात हो सकता है कि गौरव उस चेक को लेके तुरंत दौड़ के बैंक में चला जाएगा और बैंक वाले को वो चेक देगा और कहेगा प्रकाश के अकाउंट से, प्रकाश गुप्ता के अकाउंट से पैसे डेबिट कीजिए और मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट कीजिए। अगर ऐसा होता है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी अपने कैश बुक में एंट्री कर दिया। कहाँ एंट्री किया, कैश बुक में, और बैंक वाले ने भी वहाँ जो अकाउंट वो मेरे नाम से मेंटेन कर रहा है, बैंक वाले ने भी उसकी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर दिया। तो अगर केस ऐसा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जितना आपके कैश बुक में बैंक बैलेंस शो होगा उतना ही आपके द्वारा जो आपका जो बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है, आपके नाम से जो बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है, जिसको कि बैंक वाले हमें एक कॉपी देता है जिस अकाउंट का, उसे जिसे हम लोग पासबुक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पासबुक में भी बैंक बैलेंस उतना ही शो करेगा जितना कैश बुक में बैलेंस शो कर रहा हो, यानी कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों अभी तक क्या है, एकदम टैलीड है। और टैलीड होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने जो ट्रांजैक्शन अपने बुक्स में किया है सेम ट्रांजैक्शन बैंक वाले भी अपने बुक्स में करेगा। वो अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन को एंटर करेगा और हम अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन को एंटर करेंगे। हम एंट्री करेंगे अपने कैश बुक में, कैश बुक डबल कॉलम बैंक कॉलम, क्योंकि ये बैंक के साथ में ट्रांजैक्शन हो रहा है, और बैंक वाला ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में कैश के अकाउंट में और मेरे अकाउंट में, क्योंकि उसके पास कैश आ रहा है और मेरे अकाउंट को क्रेडिट करेगा। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक से रिलेटेड, तो उन ट्रांजैक्शंस की एंट्री अगर पासबुक में हुई है और कभी कभार हो सकता है कि कैश बुक में नहीं हुई है, क्यों नहीं होता है, ट्रांजैक्शंस मिस कर जाने के कारण क्या क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर ट्रांजैक्शन कैश बुक में हुआ या पासबुक में नहीं हुआ, या कभी पासबुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो कैश बुक में जो हमारा बैंक बैलेंस शो होगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, और पासबुक में जो बैंक बैलेंस शो करेगा दोनों क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, दोनों क्या कर जाएगा, डिफर कर जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कैश बुक में जो बैंक बैलेंस शो हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए पासबुक के, और अगर कभी कभार इक्वल नहीं रहता है तो ये फाइंड आउट करके हमें एक स्टेटमेंट में लिख कर देना पड़ता है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो डिफरेंस क्यों आता है, कैसे आता है, वो अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और उस ट्रांजैक्शंस की मदद से हम लोग एक BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग आएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग एक तरफ कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, यानी मेरे द्वारा जो कैश बुक मेंटेन
पार्टी के द्वारा, और एक पासबुक का एक डमी अकाउंट हम लोग एक तरफ बनाएंगे राइट हैंड साइड में कि बैंक वाले उस ट्रांजैक्शन का क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए लेट्स डू कैश बुक एंड पासबुक साइमल्टेनियसली, और दोनों को रिकॉर्ड करते हुए हम लोग समझेंगे कुछ एग्जांपल्स लेंगे ट्रांजैक्शंस के, मेनली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल लेंगे। हमने बोर्ड को दो भागों में बांट दिया है सर, दोनों तरफ लिखा है ना, एक तरफ हम लिख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ प्रकाश गुप्ता, यानी जो मैं अपने बुक्स अपने घर में मेंटेन कर रहा हूँ, कैश बुक क्या मेंटेन कर रहा हूँ, कैश बुक, बैंक ऑर्डर। ठीक है, या अभी समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, क्या मेंटेन कर रहे हैं, बैंक अकाउंट। ठीक है, लेजर का फॉर्मेट बच्चों हम पूरा नहीं बना रहे, बोर्ड में स्पेस की कमी है। लेजर का फॉर्मेट आप लोगों को आता है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले के क्लासेस में। तो ये हमारा बैंक अकाउंट है, टी फॉर्म में या टी शेप में कह लीजिए, इन द बुक्स ऑफ प्रकाश गुप्ता, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स प्रकाश गुप्ता, मेरे बिजनेस का नाम है। और एक तरफ हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ जिस भी बैंक में हमने अकाउंट ओपन करवाया उस बैंक वाला क्या एंट्री पास करेगा। तो इन द बुक्स ऑफ मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर रहा है, तो जब हम अकाउंट ओपन करवाते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मेरे नाम का एक अकाउंट ओपन करेगा, यानी लेजर ओपन कर देगा और मेरे नाम से वो अकाउंट ओपन कर देगा। प्रकाश गुप्ता अकाउंट इधर लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट, राइट हैंड साइड में क्रेडिट। ठीक है, अब पहला ट्रांजैक्शन हम लोग लेते हैं ओपन बैंक अकाउंट, मैंने बैंक अकाउंट ओपन करवाया तो इसकी एंट्री मैं पास करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कैश ओपन बैंक अकाउंट, सॉरी ओपन बैंक अकाउंट, मैं अकाउंट ओपन करवा रहा हूं तो मैं एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे बैंक के बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, बैंक में बैलेंस मेरा इंक्रीज करेगा और कैश मेरे पास से क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो जब मैं अकाउंट ओपन करवाऊंगा से 1000 रुपए से, तो मैं एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1000, और कैश अकाउंट में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री में करूंगा बाय बैंक, यहां तक सबको क्लियर, बैंक को डेबिट करूंगा और कैश को क्रेडिट करूंगा। ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन की एंट्री बैंक वाला भी पास करेगा, और बैंक वाला क्या पास करेगा, अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मैंने अकाउंट ओपन करवाया तो बैंक के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, यानी वो कैश को क्या करेगा, डेबिट करेगा, और कैश अगर आ रहा है बैंक के पास तो कैश किसके द्वारा आ रहा है, यानी किसके खाते में आ रहा है, तो वो मैं अपने अकाउंट में जमा करवा रहा हूं, यानी बैंक वाला क्या जर्नल पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश गुप्ता, तो प्रकाश गुप्ता को बैंक वाला क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पे जाकर वो लिखेगा बाय कैश अकाउंट, और वो देखो कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है, मेरे अकाउंट, यानी मेरा पासबुक बैलेंस क्रेडिट हो रहा है, मेरा अकाउंट बैंक के पास, बैंक वाले के पास वो अपने मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है, क्योंकि मैंने पैसे जमा करवाया है बैंक में, तो बैंक वाले के पास मेरे प्रति, बैंक के लिए मेरे प्रति लायबिलिटी बढ़ रहा है, यानी बैंक के पास मेरा पैसा इंक्रीज कर रहा है, तो बैंक के पास वो एक प्रकार का क्या लायबिलिटी है जो मैं कभी भी चाहूँ तो बैंक से लाकर वापस ले सकता हूँ। तो मैंने 1000 से अकाउंट ओपन करवाया था तो बैंक के पास 1000 मेरा क्रेडिट हुआ। यही चीज आप देखो बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है, डेबिट। अब मेरे कंटेक्स्ट में अगर देखोगे इस तरह, तो मेरे लिए जो मैंने अकाउंट में पैसे रखवाए वो मेरे लिए एसेट है, इसलिए मैं बैंक को डेबिट कर रहा हूँ, और जो पैसे मैंने बैंक में रखवाया है वो बैंक वाले के लिए एक लायबिलिटी है, इसलिए बैंक वाला क्या कर रहा है, उसको मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शंस आप समझिए कि जो रिकॉर्डिंग मैं अपने बुक्स में कर रहा हूँ जिस ट्रांजैक्शंस की, उस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग बैंक वाले भी अपने बुक्स में कर रहे हैं। इसे हम लोग कैश बुक के नाम से जानते हैं, या बैंक अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं, और जो बैंक वाला मेरे अकाउंट का एक कॉपी हमें देता है जो हम लोग पासबुक के नाम से जानते हैं, और अब हम लोग उसे बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, पहले वो बुक की तरह देता था,
और उस किताब में डेट वाइज डेट सारे ट्रांजैक्शंस का वो एक प्रिंटेड कॉपी हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो हम लोग उस पासबुक को लेकर क्या करते हैं, अपने कैश बुक, अगर हम कैश बुक बना रहे हैं बैंक वालों को अपने कैश बुक को, या अगर हम कैश बुक नहीं बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट बनाए होंगे, अगर अपने अकाउंट खुलवाया तो हम अपने बैंक अकाउंट को और पासबुक को दोनों को क्या करते हैं, टैली करते हैं और ये ढूंढते हैं कि कोई ऐसा तो एंट्री नहीं है जो कैश बुक में एंट्री हो गया है बट पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है, या फिर कोई ऐसा एंट्री जो पासबुक में एंटर हो गया है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाया है। तो इनका हम लोग वहां पे क्या करते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करते हैं यानी मिलाते हैं, और जो ट्रांजैक्शंस की एंट्री किसी भी एक जगह में अगर नहीं है तो दैट मींस उस ट्रांजैक्शन के कारण हमारे बैलेंस क्या कर जाएंगे, कैश बुक में और पासबुक में डिफर कर जाएगा। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्यों है, एक स्टेटमेंट में हम लोग लिखकर जब देते हैं तो उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हम लोग कुछ और ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम लोग आएंगे रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं ट्रांजैक्शंस का, से कि बैंक वाले ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट दिया, यानी मैंने जो अकाउंट ओपन करवाया था 1000 का, उस अकाउंट में बैंक वाले ने 10 रुपया इंटरेस्ट दिया। अब बैंक वाला अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक वाला के लिए इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है या इनकम है? बैंक वाले के लिए इंटरेस्ट खर्च है, एक्सपेंस है, तो बैंक वाला इंटरेस्ट को क्या करेगा, बैंक वाले के नजरिए से आप सोचिएगा कि बैंक वाला इंटरेस्ट अगर पे कर रहा है अकाउंट होल्डर को, जैसे कि मैं एक अकाउंट होल्डर हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने बुक्स में इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेगा और किसको दे रहा है, उसे इंटरेस्ट देना है, माइंड दिया नहीं है, बैंक वाला देता नहीं, वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है और मेरे को जब मर्जी मैं अपने अकाउंट से पैसे क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा। तो बैंक वाला मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं 1000 रुपए, उस पे मेरे को उसने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। तो अगर वो मेरे को इंटरेस्ट देगा तो मेरा बैलेंस बढ़ेगा कि बैलेंस घटेगा? जाहिर सी बात है, वो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है तो मेरा बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो बैंक वाला एंट्री क्या पास करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, किसको दे रहा है वो इंटरेस्ट, टू प्रकाश गुप्ता अकाउंट। तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट, बैंक वाले ने क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट दिया 10 रुपया, तो मेरे अकाउंट में बैंक वाले ने एक एंट्री पास किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रकाश गुप्ता। लेकिन ये जो इंटरेस्ट बैंक वाले ने दिया है उसका इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आया। कब तक नहीं आया, जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं, यानी आज की तारीख में, आज 8 अक्टूबर है, तो आज 8 अक्टूबर तक मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा था कि बैंक वाले ने मेरे खाते में यानी मेरे अकाउंट में 10 रुपया इंटरेस्ट क्रेडिट किया। तो बैंक वाले ने तो अपने हिसाब से एंट्री कर दिया था मेरे अकाउंट में, लेकिन इस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने अपने बैंक अकाउंट में नहीं किया, क्योंकि ये मेरे लिए एक इनकम है और बैंक बैलेंस मेरा 10 रुपए से बढ़ रहा है। तो मेरे लिए अगर बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो मेरे नजरिए से सोचो कि मैं एंट्री पास करना चाहिए था मुझे कि मेरा अकाउंट इंक्रीज कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट होना चाहिए था, बट वो ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं नहीं किया। तो अब आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का मतलब जो बैंक वाला आपके नाम से अकाउंट मेंटेन कर रहा है, यानी दिस वन इन द बुक्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका जो बैंक बैलेंस है ना वो दिखेगा 1010 रुपया, बैलेंस सीडी 1010 रुपया। लेकिन वही बैलेंस मेरे कैश अकाउंट में, मेरे कैश बुक में मैंने जो बैंक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं बैंक कॉलम में या बैंक अकाउंट में, वही चीज देखो डिफरेंस कर रहा है, डिफरेंस अराइजेस हो रहा है। यहाँ पे 1000 है बैलेंस सीडी। अब आप चेक कर लो कि हमारे अकाउंट के अनुसार, यानी मैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ अपना बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट के हिसाब से मेरे बैंक में 1000 रुपया होना चाहिए, लेकिन वही पासबुक में कितना शो कर रहा है, 1010 रुपया। तो आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि डिफरेंसेस अराइजेस क्यों हो जाता है, कि कुछ ट्रांजैक्शंस की एंट्री अगर यहाँ हुई है वहां नहीं हुई है, या कुछ ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैश बुक में हो गई है पासबुक में नहीं हुई है। तो इन सब के कारण हमारे दोनों बैलेंसेस में क्या आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो हमें करना क्या है, एक स्टेटमेंट बनाना है। अगर मैं यहाँ से बीआरएस बनाऊं एक स्टेटमेंट, तो
मैं क्या करूंगा, एक स्टेटमेंट लूंगा, एक पेपर, और उस पेपर पे जाके ये ट्रांजैक्शन को पहले टैली करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ यहाँ पे तो एंट्री हुआ है, और सेम एंट्री पासबुक में भी हुआ है। क्या हुआ है, तो पासबुक में बैंक वाला का एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, यहाँ पे भी एंट्री हुआ है, दोनों जगह एंट्री हुआ है। यानी इन ट्रांजैक्शन से हमारे दोनों डिफरेंसेस, दोनों बैलेंसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां आप दूसरे ट्रांजैक्शंस को पासबुक में देखेंगे तो पासबुक में तो एंट्री हुई है 10 रुपए की, लेकिन इस ट्रांजैक्शन का एंट्री मेरे कैश बुक में नहीं हो पाया है ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको एक रीजन पता चला कि व्हाई देयर इज डिफरेंसेस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक व्हिच इज मेंटेन्ड बाय द पार्टी और अकाउंट होल्डर and bank balance as per the passbook, and passbook is the copy of account which is maintained by the bank for the holder of account। तो आप देखिए यहाँ पे एक डिफरेंसेस का रीजन, इसको हमें एक स्टेटमेंट में लिख देना है और वो स्टेटमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच कर दिया जाता है और ऑडिटर उस स्टेटमेंट से ये पता लगा लेता है कि दोनों जगह ट्रांजैक्शंस टैली हो रहा है कि नहीं। अगर बैलेंस डिफरेंस है तो वो डिफरेंस के कारण क्या है। तो ये है पर्पस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का। और लाभ, इससे फायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई आपका स्टाफ डिफैल्केशन कर रहा है कैश का, मान लीजिए कि वो कैश का हेरा फेरी कर रहा है, आपने अपने स्टाफ को दिया था 1 करोड़ रुपए कि जाओ इसे बैंक में जमा करवाओ, और आपका स्टाफ क्या किया कि बोला कि सर आज तो सैटरडे है, दुर्गा पूजा का छुट्टी हो गया, और 2-3 दिन वो 1 करोड़ रुपए अपने खाते में डालकर घुमा दिया, शेयर बाजार में घुमा दिया या कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, और उससे जो अर्निंग हुआ वो आपको ना दे करके वो अपने पास रख दिया। तो ये तो चलिए ठीक है कि अगर आपने, अब आप सोचिए 1 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसने डायरेक्टली आपके पैसे को तो चोरी नहीं किया, लेकिन जो पैसा आपका आपके अकाउंट में जिस समय जाना चाहिए था वो उस समय ना जा करके बाद में जा रहा है, यानी आपको लॉस हो रहा है इंटरेस्ट का कहीं ना कहीं। या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर प्रॉफिट हुआ उसने कहीं इन्वेस्ट किया चोरी छुपे आपके पैसे को, और अगर प्रॉफिट हुआ तब तो वो आपको पैसे लौटा देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लॉस हो गया तो आपका पैसा तो डूब जाएगा। यानी उस केस में क्या होगा, वो स्टाफ ने आपके पैसे क्या कर दिए, गबन कर दिए। तो इन सब प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे बिजनेस में, उसे भी पकड़ने में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के द्वारा क्या मिलता है, हमें मदद मिलता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपने बुक्स में झांकेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो भी था वो मैंने अभी तक डिस्कस किया। बुक्स में जो थ्योरी है वो हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो अभी हम लोगों ने बनाया, एक्चुअली में आप लोगों को क्वेश्चन उस प्रकार का नहीं देगा। क्वेश्चन किस प्रकार का देगा वो डिस्कशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आइए पहले आज हम लोग थ्योरीज कंप्लीट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बीआरएस एंड मीनिंग ऑफ बीआरएस। ठीक है, चलिए मीनिंग ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। In principle, the two balances being one which is shown by the cash book, which is prepared by the account holder, and passbook. Passbook is a copy of account which is maintained by the bank for the account holder. In principle, the two balance, one shown by cash book and other shown by passbook, should be equal and opposite on a stated date. दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। देखो अब इक्वल एंड अपोजिट कहने का क्या मतलब, आप देखो जब मैं पैसे जमा करता हूं तो मैं अपने बैंक को डेबिट करता हूं, यानी मेरे कैश बुक में बैंक बैलेंस क्या होता जाएगा, डेबिट होता जाएगा। लेकिन वही चीज बैंक वाला क्या कर रहा है, मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है, यानी बैंक बैलेंस कैश बुक में डेबिट जो शो कर रहा है, अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो वही पासबुक में क्या शो करना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे समझ में आया, यानी अगर कैश बुक में बैंक बैलेंस डेबिट शो कर रहा है तो वो पासबुक में कितना क्या शो करेगा, क्रेडिट शो करेगा। इक्वल होना चाहिए और दोनों में अपोजिट होना चाहिए। अगर कैश बुक में डेबिट है तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस शो होना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक है कि मेरे लिए बैंक बैलेंस एसेट है तो वो एसेट डेबिट नेचर का होता है, और बैंक वाले के पास जो मैं कैश जमा करवा रहा हूँ तो वो कैश बैंक वाले की लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, the balance can be reconciled at periodical intervals by preparing a statement showing the impact of causes of differences. Such a statement is called the bank reconciliation statement. और इन दोनों बुक्स में, कैश बुक में और पासबुक में, जो बैलेंसेस के डिफरेंसेस के रीजन है वो हम रिकंसाइल करते हैं और शो करते हैं। तो उस स्टेटमेंट को, जहाँ हम लोग जिस स्टेटमेंट में शो करते हैं उसे बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
A bank reconciliation statement is a statement that reconciles bank balance in the book of the organization with the bank statement. बैंक स्टेटमेंट का मतलब बच्चों पासबुक से। It is usually prepared at periodical intervals. ये हम लोग एक अंतराल के बाद, एक समय के अंतराल के बाद, जैसे कि जब हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं नॉर्मली, तो जिस दिन हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उस दिन हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले बीआरएस को भी प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस में जो डिफरेंसेस है वो हमें पता चले। फीचर्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो फीचर है नंबर 1, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकंसाइलिंग द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। फीचर नंबर 2, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड periodically, usually at the end of every month or every quarter or at the time when we are preparing financial statement. This statement is prepared by the customer and not by the banker. ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो हम बनाते हैं। हम कौन है? तो हम एक प्रकार से अकाउंट होल्डर हैं किसी भी बैंक के, या बैंक वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक कस्टमर हूँ बैंक वाले के। The object of preparation of this statement is to reconcile the balances only, but also to detect the causes of errors and frauds of or omissions. Omissions का मतलब कभी-कभी, errors का मतलब by mistake entry हो जाना, fraud का मतलब जानबूझकर कोई मिस्टेक करना, और omission का मतलब गलती से कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री छूट जाना, दोनों में से किसी बुक में, किसी एक बुक में, ठीक है। तो जिसके कारण क्या आता है, दोनों बुक्स में बैलेंस डिफर कर जाता है। Bank reconciliation statement is very useful to the customer. It is prepared for following reasons. अब हम लोग ये जानेंगे कि क्यों बनाते हैं। बहुत यूजफुल स्टेटमेंट है यूजर के लिए, तो ये बनाते क्यों हैं? It shows the actual bank balance. Bank reconciliation statement actual bank balance शो करता है, that is readily available for use, or the bank overdraft that actually exists. अब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि हमने कभी-कभी अगर पैसे अपने अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, जितना मेरे पास पैसा है, जितना मैंने पैसा जमा किया था उससे अगर ज्यादा मैंने क्रेडिट डिपॉजिट विथड्रॉन कर लिया तो मेरे बैंक अकाउंट में, पासबुक में वो ओवरड्रॉन बैलेंस दिखने लगेगा, यानी पासबुक में वो डेबिट बैलेंस दिखने लगेगा। पासबुक में डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्रॉन बैलेंस, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस, बैंक का मतलब ओवरड्रॉन बैलेंस। यानी अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस है तो कैश बुक में क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। हम लोगों ने अभी बोला था कि दोनों बुक्स में अमाउंट इक्वल होना चाहिए बट अपोजिट होना चाहिए। अगर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस हो रहा है तो वही कैश बुक में डेबिट शो होना चाहिए, और अगर कैश बुक में डेबिट शो हो रहा है तो वही पासबुक में क्रेडिट शो होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। It helps the customer to check the accuracy of the entries of the bank transactions made in the cash book. It helps to detect any mistake in the cash book or in the passbook. Mistakes को detect करने में मदद करता है। It helps in detection of delay in clearance of check. जैसे हमने किसी को चेक पेमेंट किया, और जैसे कि हमने एग्जांपल अभी दिया था गौरव सर का, मैंने किसी को चेक दिया और वो जिसको मैंने चेक दिया वो चेक को लेकर बैंक में गया 2-3 महीने बाद, तो इससे क्या होगा, मैंने तो अपने कैश बुक से अपना बैंक बैलेंस को घटा दिया कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हुए कि मैंने पेमेंट किया तो मैंने मान लिया कि मेरे बैंक से पैसे चले गए, लेकिन जिसको मैंने पेमेंट किया, जिसको मैंने चेक दिया वो अभी तक बैंक पहुंचा ही नहीं, तो मेरे पासबुक में क्या होगा, उसका एंट्री नहीं हुआ होगा, जिसके कारण पासबुक में बैलेंस क्या शो करेगा, हायर शो करेगा, ठीक है। It is treated as a good technique of control over the wrong practices adopted by dishonest employees. ये एक अच्छा तरीका है dishonest employees के dishonesty को पता करने का। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था, कोई एम्प्लॉय आपके हैं जिसको आपने पैसे दिए थे डिपॉजिट करवाने, उसने डिपॉजिट तो करवाया लेकिन कुछ दिनों के बाद करवाया, तो ये भी एक प्रकार का डिफेल्केशन ही है। जिस दिन आपने अपने एम्प्लॉय को दिया उस एम्प्लॉय को उसी दिन आपके अकाउंट में डिपॉजिट कराना चाहिए था, बट वो किसी कारण से या जानबूझकर एक आध दिन, 2-3 दिन बाद डिपॉजिट करवाया, तो इससे भी आपके बैलेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको इंटरेस्ट का नुकसान हो सकता है। Now preparation of bank reconciliation statement at regular intervals help in the prevention of embezzlement. Embezzlement का मतलब हेरा फेरी, इधर उधर कैश का इधर उधर करना। The preparation of bank, अच्छा, causes of differences in the cash book and passbook balance. अब इन दोनों बुक्स में डिफरेंसेस के कारण क्या क्या होते हैं,
आई होप कि अभी तक जो डिस्कशन हम लोगों ने किया है आपको मोटा मोटी आइडिया हो गया होगा, लेकिन अब उन डिफरेंसेस को हम स्पेशली उनको किस नाम से जानेंगे, बुक में क्या थ्योरी है उसके ऊपर, उस बेसिस पे डिस्कशन करेंगे कि दोनों बैलेंसेस में डिफरेंसेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला डिफरेंस आप लोगों के बुक में जो है दैट इज टाइमिंग है। टाइमिंग का मतलब हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया अभी आज की डेट में कि मैंने किसी को पेमेंट किया है, लेकिन जिसको मैंने पेमेंट किया वो उस चेक को लेकर गया 4-5 दिनों के बाद। दैट मींस कि यहाँ पे टाइम गैप हो रहा है। मैं तो आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने बुक्स में, कैश बुक में, लेकिन उसका पासबुक में रिकॉर्डिंग कब हो रहा है, जब वो पार्टी जिसको मैंने चेक से पेमेंट किया जब वो बैंक पहुंचेगा तब वो बैंक में रिकॉर्ड हो रहा है। तो देयर इज अ टाइम गैप। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस ट्रांजैक्शन का, उसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग मेरे बैंक अकाउंट में पासबुक में 4-5 दिन बाद हो रहा है। तो इससे क्या होता है, डिफरेंसेस अराइज हो जाता है। फिर ट्रांजैक्शंस, कुछ ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज पासबुक में हो गई, जैसे कि ये ट्रांजैक्शन का एग्जांपल हम लोग लिए, बैंक वाले ने डायरेक्टली इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया मेरे अकाउंट में, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन मेरे को मिला बहुत बाद में, जिसके कारण क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन जिसका एंट्री यहाँ पे हो गया है पासबुक में, कैश बुक में नहीं हो पाया। तो इससे भी क्या होता है, डिफरेंसेस अराइज हो जाता है। तो ये सब कारण है। और तीसरा कारण है एरर्स। कभी कभार गलती हो जाता है, हमने अपने कैश बुक में बाय मिस्टेक 500 की जगह 5000 एंट्री कर दी, लेकिन पासबुक में तो वो 500 का एंट्री हुआ है। तो कभी-कभी एरर के कारण भी डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब मेन रीजन है कि व्हाई देयर इज डिफरेंसेस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो आज की वीडियोस में हम लोगों ने सीखा कि बीआरएस होता क्या है, बीआरएस बनाते क्यों है, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो हम लोग का उद्देश्य क्या होता है कि कैश बुक और पासबुक के में जो डिफरेंसेस है बैलेंस, उस डिफरेंसेस को पता करना और उसे एक स्टेटमेंट में नोट डाउन करना। तो इससे क्या होता है कि हमारे कैश बैलेंस, हमारा जो बैंक बैलेंस है, कैश का जो बैलेंस है, कैश इन्वेस्टमेंट, डिसऑनेस्टी ऑफ एन एम्प्लॉय, ये सब हमें पकड़ने में क्या मिलता है, मदद मिलता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एग्जाम में, ये चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या फिर कोई सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम्स कैसे कैसे, क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम्स में आते हैं बीआरएस के ऊपर। अगले क्लासेस में हम लोग बीआरएस के 1-2 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, वैरायटीज क्या क्या होंगे बीआरएस में क्वेश्चंस के, उसको देखेंगे। और अगले वीडियो में ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअली समाप्त हो जाएगा। और आप लोगों का बच्चों ये ड्यूटी होता है कि जो भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं या जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट आप लोग बताते हैं उसे घर पे अपने बुक्स में एक बार जरूर रीड कीजिए, क्योंकि जब तक आप रीड नहीं करिएगा तो आपके मन में डाउट उत्पन्न नहीं होगा। जब तक डाउट नहीं आएगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप कितना सीख रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए वीडियो को हमारा, और अपने सभी आस पड़ोस में जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं जिनका कोरोना के कारण पढ़ाई नहीं हो पाया स्टैंडर्ड 11 में और उनका 12th का एग्जाम है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, दैट इज www.abhyasvirtualclass.com, या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।